प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने लेसन 12 स्टार्ट किया था। इस लेसन में अपन ने अपशिष्ट पदार्थों के बारे में जानकारी हासिल की थी। अपन ने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा अब तक कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत क्या क्या है, और इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों से मनुष्य के जीवन को क्या हानियां होती हैं। यहाँ तक अपन ने इस चैप्टर का अध्ययन कर लिया था। अब आगे अपन को दो बिंदुओं को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिसमें पहला बिंदु आपका होगा अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, अर्थात मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। और एक अपन इसमें एक लास्ट बिंदु देखेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके, जो अपन ने पिछले वीडियो में देखे थे, जो 4 प्रकार के थे: भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण तरीके, और एक आपका आता है रासायनिक क्रिया। तो आज अपन पढ़ते हैं अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। अब यहां से प्यारे विद्यार्थियों सीधा प्रश्न ये बनता है कि आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो आपके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो अब देखो, अब वर्तमान समय में अपन को पता है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आज मनुष्य के सामने अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन ये किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, बल्कि आज ये पूरे एक विश्व की समस्या बन चुकी है। आज संपूर्ण विश्व अपशिष्ट पदार्थ को लेकर इससे चिंतित है कि अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। अपन एक छोटा सा आंकड़ा देखेंगे कि भारत के अंदर जो छोटे जो नगर होते हैं, भारत में छोटे नगरों के अंदर प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है 0.1 किग्रा। वहीं अगर मैं बात करूं बड़े नगरों की, तो बड़े नगरों के अंदर प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा जो निकलता है वो निकलता है 0.4 किग्रा से 0.6 किग्रा तक निकलता है। तो ये फैक्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर छोटे नगरों से निकलने वाला जो नगरीय अपशिष्ट की मात्रा है वो 0.1 किग्रा है, जबकि भारत के अंदर जो बड़े जो नगर हैं उनसे निकलने वाली नगरीय अपशिष्ट की मात्रा 0.4 किग्रा से 0.6 किग्रा के बीच में है। अब अपन को अपशिष्ट का प्रबंधन करना है, तो क्यों ना एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था की जाए जिससे अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण भी हो और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों का समुचित रूप से प्रबंधन किया जा सके। इसके लिए 1975 में एक समिति का गठन हुआ था, और उस समिति का नाम था शिवरामन समिति। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए 1975 में एक समिति का गठन हुआ था, और उस समिति का नाम है शिवरामन समिति। कब गठन हुआ था? 1975 में। किसके लिए गठन हुआ था? अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए। अब इस समिति ने कुछ सुझाव दिए कि अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, तो आपको भी वो सुझाव ध्यान रखने हैं। पहला सुझाव इन्होंने ये दिया कि बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना करना, बड़े बड़े कूड़ेदानों की क्या करना? स्थापना करना। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से सीधा प्रश्न बनता है, बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि 1975 में गठित अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए शिवरामन समिति के सुझाव लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहला बिंदु बढ़ गया, बड़े बड़े कूड़ेदानों की क्या करना? स्थापना करना। सेकंड नंबर पे आपको बताना है कि मनुष्य के मलमूत्र के निष्कासन की समुचित व्यवस्था करना। व्यवस्था करना। नंबर थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या है? बड़े बड़े नगरों के अंदर किसकी स्थापना करना? कूड़ेदानों की स्थापना करना। सेकंड, मनुष्य के मलमूत्र के निष्कासन की समुचित क्या करना? व्यवस्था करना। नंबर थर्ड, अब भाई अपन ने कूड़ेदान तो स्थापित करवा दिए, लेकिन इन कूड़ेदानों को क्या करना पड़ेगा? इन कूड़ेदानों में जो कूड़ा जो एकत्रित हो गया, तो समय समय पे कूड़े को क्या करना? उठवाना।
तो यहाँ पे अपन लिखेंगे समय समय पर कूड़ेदानों से कचरा एकत्रीकरण करना, कचरे को क्या करना, एकत्रीकरण। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, शहरों के अंदर बड़े बड़े किसकी स्थापना करना, कूड़ेदानों की स्थापना करना। सेकंड नंबर, मनुष्य के मलमूत्र के निष्कासन की क्या करना, समुचित क्या करना, व्यवस्था करना। और समय समय पर कूड़ेदानों से कचरे को क्या करना, एकत्रित करना। फोर्थ जो इसका बिंदु है वो क्या होगा, कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म करना, कूड़े के ढेरों को जलाकर क्या कर देना, भस्म करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1975 में अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए गठित शिवरामन समिति ने कुछ सुझाव दिए, जिनमें पहला सुझाव ये है कि बड़े बड़े कूड़ेदानों की क्या करना, स्थापना करना। नंबर सेकंड, मनुष्य के मलमूत्र के निष्कासन की समुचित व्यवस्था करना। नंबर थर्ड, समय समय पर कूड़ेदानों से कचरा एकत्रीकरण करना। और नंबर चार, कूड़े के ढेरों को जलाकर क्या कर देना, भस्म कर देना। अगर मैं तुम्हारे से सीधा प्रश्न पूछूं कि अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए, तो आप ये शिवरामन समिति के द्वारा सुझाए गए उपयोग, ये जो उपाय है, इनको आप एज इट इज ऐसे की ऐसे लिख सकते हो। और अगर तुमसे पूछेगी शिवरामन समिति के सुझाव लिखो, तब तो आप इनको लिखोगे। तो आज अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किसी एक राष्ट्र की समस्या न होकर आगे पूरे विश्व की समस्या है, विश्व की चुनौती है। आज सभी स्वयंसेवी संस्थान हो या कोई सरकार के द्वारा कोई जो चुने हुए जो लोग हैं, या क्या तो सरकारी तंत्र बोल दो, सरकारी तंत्र है, स्वयंसेवी संस्थान है, निजी संस्थान है, इन सभी व्यक्तियों को आपस में एकजुट होकर अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के विषय में योजना बनानी चाहिए, तभी अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किया जा सकता है। और हमें शिवरामन समिति द्वारा सुझाए गए उपयोगों को अपनाना होगा, ताकि अपशिष्ट पदार्थों का समुचित प्रबंधन किया जा सके। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट जो अपन बनाएंगे वो ये बनाएंगे, अंतिम जो इसका बिंदु होगा उसको अपन ये देखेंगे, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके। अब ये अपना इस चैप्टर का अंतिम बिंदु होगा, जिसमें अपन कुल 4 तरीकों की चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, इधर अपना पॉइंट है अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके। तो कुल 4 तरीकों की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला भूमि भरा। नंबर सेकंड के ऊपर अपन बात करेंगे भस्मीकरण। और नंबर थर्ड के ऊपर अपन बात करेंगे यहाँ पे पुनर्चक्रण तरीके। और नंबर फोर्थ के ऊपर अपन बात करेंगे रासायनिक क्रिया। अब सीधी सी बात देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से एक छोटा प्रश्न तो ये बनता है कि अपशिष्ट के प्रबंधन के कोई 2 तरीके लिखो या कोई 2 विधियां लिखो। तो आपको बताना है कोई भी 2 बता दो, भूमि भराव, भस्मीकरण तरीका, पुनर्चक्रण तरीके या रासायनिक क्रिया। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, एग्जाम में जो प्रश्न इस पॉइंट में से आए हैं वो ऐसे आए हैं कि अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की भूमि भराव विधि को समझाइए, या आपसे ये पूछेगा अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की भस्मीकरण विधि के बारे में समझाओ, या पुनर्चक्रण के तरीकों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है समझाओ। तो अब अपन एक एक के ऊपर गहन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं भूमि भराव। प्यारे विद्यार्थियों, नाम से पता चलता है भूमि भराव। इस विधि के अंदर क्या होता है, मैं आपको पहले एक शॉर्ट रूप में समझाता हूँ। भूमि भराव विधि में क्या किया जाता है, पहले कोई खाली क्षेत्र जहाँ पे की जमीन खाली हो वहां पे गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे के अंदर सारे अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देंगे, एकत्रित कर देंगे, और उसको मिट्टी से क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ताकि अपशिष्ट पदार्थ इधर उधर नहीं फैले, मक्खियां अपशिष्ट पदार्थ की ओर आकर्षित नहीं हो। अब लेकिन अपना जो उत्तर देने का जो तरीका होगा उसको अपन पॉइंटों में देंगे। देखो, वर्तमान में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो कौन सी है बताओ, भूमि भराव। तो वर्तमान में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की सबसे प्रचलित विधि बताओ कौन सी है, तो भूमि भराव विधि है। नंबर 2 बात,
अब भूमि भराव, ये यहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ, सर्वाधिक प्रचलित विधि, सर्वाधिक प्रचलित विधि। नंबर 2 भूमि भराव। भूमि भराव अक्सर गैर उपयोगी खानों और खनन रिक्तियों में बनाए जाते हैं। भूमि भराव अक्सर गैर उपयोगी खानों एवं खनन रिक्तियों में बनाए जाते हैं। खनन रिक्तियों में बनाए जाते हैं। अर्थात जो गैर उपयोगी खान है, जहाँ पे ऐसी खान जिनका उपयोग नहीं होता, उन खानों के अंदर क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को भर देते हैं गड्ढों के अंदर, उसको फिर मिट्टी से क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। तो सीधा सा पॉइंट है, भूमि भराव अपशिष्ट के प्रबंधन की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। भूमि भराव अक्सर गैर उपयोगी खानों और खनन रिक्तियों में बनाए जाते हैं। अब इस विधि में एक गड्ढे के अंदर संपूर्ण कचरे को एकत्रित कर दिया जाता है। लेकिन पहले जो भूमि भराव होता था प्राचीन समय में भूमि भराव के अंदर क्या होता था, कचरे को मिट्टी में डालने के बाद उस कचरे को जैसे अपन ने गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढे में डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाती थी। इससे क्या होता था, कचरा इधर उधर फैलता था। इसके अलावा उसके ऊपर कीट और मक्खियां क्या होती थी, आकर्षित होती थी, और जो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते, जो सड़े गले जो पदार्थ है, उनके अपघटन से हानिकारक गैस बनती है, जिसका नाम बताओ कौन सी गैस, मीथेन गैस। और इस मीथेन गैस का प्रभाव वनस्पतियों और पादपों के ऊपर गिरता था। वनस्पतियों और पादपों पर इस गैस का क्या मिलता था, प्रभाव पड़ता था। अतः प्राचीन समय में जो भूमि भराव की जाती थी, तो प्राचीन समय में बताओ, मैंने क्या बताया कि प्राचीन समय में जो भूमि भराव किया जाता था, इसमें अपशिष्ट को गड्ढे में एकत्रित कर दिया जाता था और गड्ढे को खुला छोड़ दिया जाता था, जिससे कचरा इधर उधर हवा के साथ उड़ता था, कीट मक्खियां आकर्षित होती थी कचरे की ओर, और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से हानिकारक गैस मीथेन बनती थी, जिसका प्रभाव वनस्पतियों के ऊपर पड़ता था। लेकिन आधुनिक भूमि भराव में संपूर्ण कचरे को गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कचरा हवा के साथ इधर उधर नहीं फैलता और इससे किसी भी प्रकार की गैस का रिसाव नहीं होता था। अब उस कचरे को अपन ने डाल दिया, अब उसमें कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से बताओ कौन सी गैस बनेगी, मीथेन गैस बनेगी। अब गैस को क्या होगा, अब उस खदान से या उस गड्ढे से अपन को जो उसमें जो गैस बनी है मीथेन, इस गैस को बताओ क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो गैस के निष्कासन के लिए गैस प्रणाली अपनाई जाती थी, और गैस प्रणाली में एक पाइप के द्वारा इस गैस को बाहर निकालकर और इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता था। अब मैं भूमि भराव को आपको संक्षिप्त में एक बार पूरा मैं आपको इसका वर्णन बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे उत्तम तरीका है भूमि भराव, यह गैर उपयोगी खानों और खनन रिक्तियों में बनाया जाता है। प्राचीन समय में जो भूमि भराव किया जाता था, उसमें गड्ढे के ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाती थी, जिससे कचरा इधर उधर फैलता था, कीट उसकी ओर आकर्षित होते थे कचरे की ओर, और इसके अलावा जो उस कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जो मीथेन जो गैस बनती थी, ये वनस्पतियों के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालती थी। लेकिन आधुनिक भूमि भराव में कचरे को गड्ढे में डालकर उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है, और गैस निकासी के लिए गैस प्रणाली के द्वारा गैस का निष्कासन, गैस को बाहर निकाल दिया जाता है, और उस गैस का उपयोग विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो कचरे का प्रबंधन भी हो गया, अपशिष्ट का प्रबंधन भी हो गया, गड्ढे में डाल दिए, और साथ ही साथ उससे विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन हो गया। तो इसलिए सबसे प्रचलित विधि बताओ कौन सी है, भूमि भराव। अब सेकंड नंबर पे अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन की अगली जो विधि या जो तरीका आता है वो है भस्मीकरण। अब भस्मीकरण क्या है, यहाँ से बोर्ड के अंदर बहुत बार प्रश्न बन चुका है भस्मीकरण में। अब भस्मीकरण के अंदर देखो क्या होता है, नाम से पता चलता है भस्मीकरण मतलब जलाकर क्या कर दो, भस्म कर दो, जला के क्या कर दो, कचरे को या अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर दो, भस्म कर दो। तो देखो इसमें अपन लिखेंगे, इस विधि के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को जला करके बताओ क्या कर दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ बताओ किस किस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अपशिष्ट पदार्थ ताप, राख, गैस, वाष्प आदि के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। माना कि मैंने कोई, जैसे ये कोई कागज का टुकड़ा है, उस कागज के टुकड़ों को मैं जलाऊंगा तो उसको बताओ जलाने से तो ताप मिलेगी, उसकी
राख बन जाएगी, उससे हानिकारक गैस CO2 भी क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो भस्मीकरण विधि में अपशिष्ट पदार्थों को जलाकर भस्म कर दिया जाता है, जिससे ताप, राख, गैस और वाष्प आदि का निर्माण होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, भस्मीकरण विधि दो पैमानों पर प्रचलित है। भस्मीकरण विधि कितने पैमानों पर प्रचलित है? तो दो पैमानों पर प्रचलित है। अब वो दो पैमाने कौन से? एक तो व्यक्तियों के द्वारा, एक तो किसके द्वारा? व्यक्तियों के द्वारा, और दूसरा उद्योगों में भस्मीकरण किया जाता है। अर्थात एक तो स्वयं व्यक्तियों के द्वारा ही भस्मीकरण कर देते हैं उद्योग। अब व्यक्तियों के द्वारा कैसे? माना कि मेरे घर में कोई कूड़ा करकट निकल गया, तो मैं उसको एकत्रित करके और उसको सींग की सहायता से क्या कर दूंगा, जला दूंगा, और संपूर्ण कचरा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ताप, राख, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन उद्योगों में ठोस कचरा निकलता है, तरल कचरा निकलता है, गैस कचरा निकलता है, तो उद्योगों से निकलने वाले कचरों को भी बड़े पैमाने पर क्या कर दिया जाता है, जलाकर भस्म कर दिया जाता है। तो बताओ, भस्मीकरण विधि कितने पैमानों पर प्रचलित है? दो पैमानों पर। एक तो छोटे पैमाने पर, तो छोटे पैमाने पर तो बताओ किसके द्वारा? व्यक्तियों के द्वारा। और एक कौन से पैमाने पर? बड़े पैमाने पर। और बड़े पैमाने पर बताओ किसके अंदर भस्मीकरण होता है? उद्योगों के अंदर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगा कि भस्मीकरण दो पैमानों पर प्रचलित है। छोटे पैमानों पर व्यक्तियों के द्वारा किस वस्तुओं को जलाकर भस्म कर दिया जाता है, और उद्योगों में निकलने वाले अपशिष्ट को बड़े पैमाने पर भस्मीकरण किया जाता है। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो, अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा था जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। अब बताओ क्या होता है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट? तो आप मेरे को ये कहोगे कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट में ऐसे अपशिष्ट आते हैं जिनका जैविक कारकों के द्वारा क्या हो जाएगा, अपघटन। तो बताओ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल आप दोगे मेरे को? तो आप बताओगे क्या? रुई, दूषित रक्त, इसके अलावा मांस के टुकड़े। तो ये सारे के सारे बताओ कौन से अपशिष्ट के उदाहरण जैव चिकित्सीय। अब सपोज करो कोई दूषित रुई है, दूषित पट्टी है, अगर मैं इनको वातावरण में फेंक दूंगा तो इनके ऊपर कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव, कीट ये बैठेंगे और ये दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। अतः इनको सबसे उपयुक्त विधि है इनके निपटारे की कि इनको मैं जलाकर क्या कर दूं, भस्म कर दूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन की सबसे व्यवहारिक विधि बताओ कौन सी है? भस्मीकरण। और यहां से बोर्ड के अंदर प्रश्न बन चुका है 1 नंबर का कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निष्पादन की सबसे व्यवहारिक पद्धति का नाम बताओ। तो आपको बताना है कौन सी? भस्मीकरण है। अब ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, अब भस्मीकरण जो विधि है, चलो अच्छी बात है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के लिए तो ये अच्छी है, लेकिन ये जो पद्धति है ये हमेशा विवादों में रही है। क्यों? क्योंकि भस्मीकरण विधि के अंदर हानिकारक गैसों का निर्माण होता है, जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है, इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड CO है। तो भस्मीकरण विधि से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। अतः ये विधि हमेशा विवादों में रही है, क्योंकि इससे पर्यावरण का प्रदूषण अधिक होता है। अब भस्मीकरण विधि उन क्षेत्रों में ज्यादा अपनाई जाती है जहां पे भूमि क्या होती है, कम होती है। जहां पे भूमि क्या होती है, अब भाई भूमि बनाओ तो वहां अपना लेंगे जहां पे जमीन की कोई कमी नहीं है। जैसे अपने भारत के अंदर कहीं भी गड्ढा खोदकर अपने अपशिष्ट को दबा सकते हैं। लेकिन जापान एक छोटा देश है, तो जो छोटे देश है जहां पे भूमि कम है, तो छोटे देशों के अंदर सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है बताओ? भस्मीकरण है। क्योंकि वहां पे भूमि भराव के अंदर बड़े बड़े गड्ढे अपन जगह जगह नहीं खोद सकते। तो छोटे देश, और उस छोटे देश में आपको एग्जांपल लेना है किसका? जापान का। तो छोटे देश जैसे जापान के अंदर अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की जो प्रमुख विधि है वो कौन सी है? भस्मीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भस्मीकरण के बारे में अच्छे से पता चल गया। मैं एक बार पूरा रिव्यू करा देता हूँ भस्मीकरण को, मुख्य बातें। तो आप क्या बताओगे? इस विधि के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को जलाकर क्या कर दिया जाता है? भस्म कर दिया जाता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ ताप, राख, गैस, वाष्प आदि में रूपांतरित हो जाते हैं। भस्मीकरण विधि दो पैमानों पर प्रचलित है। छोटे पैमाने पर ये व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, और बड़े पैमाने पर ये उद्योगों के अंदर अपशिष्ट पदार्थों के भस्मीकरण में काम आती है। अब इस पद्धति में भस्मीकरण जो पद्धति है ये जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवहारिक पद्धति है, लेकिन ये पद्धति हमेशा विवादों में रही है, क्योंकि इससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। और छोटे जो देश है, जापान जैसे छोटे देशों में
भस्मीकरण की विधि एक प्रमुख विधि है। अब अपन तीसरे विधि की बात करेंगे जिसका नाम है पुनर्चक्रण तरीके। पुनर्चक्रण तरीके प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसमें 3R का सिद्धांत भी आएगा। 3R का सिद्धांत, और 3R का सिद्धांत आप जानते हो। पहला आपका होता है रिड्यूस, सेकंड नंबर पे आता है रिसाइकल, और थर्ड नंबर पे आता है रीयूज। रिड्यूस का मतलब हिंदी के अंदर आप बोलोगे कम उपयोग। रिसाइकल का मतलब होता है पुनःचक्रण, और रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग। तो पुनर्चक्रण के तरीके में ये 3R के सिद्धांत का भी उपयोग होगा, ध्यान रखना। अब पहली बात तो को ये पता होना चाहिए कि ये पुनर्चक्रण है क्या। तो पुनर्चक्रण माना, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि अपने घरों में बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकाल दिया। जैसे मैंने उसके अंदर अपने घरों से बाहर देखो क्या क्या निकला, सड़े गले पत्ते निकल गए, रोटी खराब रोटियां निकल गई हैं, इसी प्रकार कुछ धातु के टुकड़े निकल गए। लेकिन उस धातु के टुकड़ों में कुछ ऐसे टुकड़े थे जो हमारे काम के हो सकते हैं। अपन अब क्या करेंगे, अब अपने कचरा फेंक दिया। लेकिन आपने देखो कबाड़ी लोग क्या करते हैं, उस कचरे को क्या करते हैं, भीनते हैं, उनमें से काम की वस्तुओं को तो छांट लेते हैं और जो काम की नहीं होती उसको अलग कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या बोलोगे, पुनर्चक्रण क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों से संसाधनों या मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करना ही बताओ क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण। प्यारे विद्यार्थियों, परिभाषा आपके अच्छे से याद हो गई कि अपशिष्ट पदार्थों में से जो संसाधन क्या होते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में क्या आते हैं, काम में आते हैं। तो चाहे कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण, चाहे कोई संसाधन हो, चाहे कोई मूल्यवान वस्तु, अपशिष्ट पदार्थों से संसाधनों या मूल्यवान वस्तुओं को बाहर निकालना ही बताओ क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण। अर्थात पुनर्चक्रण का अर्थ होता है पुनः मिलना। हाँ रखो, पुनर्चक्रण का सीधा अर्थ क्या होता है, पुनः मिलना। अर्थात पुनः मिलने की प्रक्रिया में क्या होता है कि अपन अपशिष्ट पदार्थ में से किसी मूल्यवान चीज को जब बाहर निकाल लेते हैं तो उसका हो जाता है पुनर्नवीकरण। क्या हो जाता है, पुनर्नवीकरण। अर्थात दोबारा से उसको अपन दोबारा से काम में ले लेंगे। जैसे अब इसमें एग्जांपल क्या देंगे, जैसे हमारे घरों के अंदर काम आने वाले कोई तेल के डिब्बे हैं, कोई एल्यूमिनियम स्टील के डिब्बे हैं, कोई कागज है, पत्र पत्रिकाएं हैं, कागज के डिब्बे हैं, इनको हम एक बार काम में लेने के बाद दोबारा से इनका हम पुनर्नवीकरण कर सकते हैं, दोबारा से इनको काम में ले सकते हैं। ऐसे सपोज तो पौधों की सामग्रियां, पेड़ पौधों से पत्तियां वगैरह निकलती हैं, पत्तियां है, टहनियां, ठीक है। इसी प्रकार जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जैसे गोबर आदि को अपन बताओ दोबारा से काम में ले सकते नहीं ले सकते। इनको अपन बताओ इनकी अपन कार्बनिक खाद बनाकर बताओ कहाँ दे सकते हैं, खेतों में दे सकते हैं, जिससे खेतों की उपजाऊपन में क्या होती है, वृद्धि होती है। और पुनर्चक्रण तरीकों में 3R का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। 3R का सिद्धांत क्या है, रिड्यूस, कम उपयोग। इसका अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, हमें संसाधनों या वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अब आपके पास एक पंखा है, माना कमरे में कोई नहीं है, अपन बाहर चले गए और पंखा चल रहा है कमरे के अंदर, तो बताओ विद्युत का बताओ खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग कम करना चाहिए। हाँ, आवश्यकता हो वहां पे करो, लेकिन जहां पे आवश्यकता नहीं है वहां पर हमें उस वस्तु के उपयोग को कम करना चाहिए। सेकंड नंबर पे रिसाइकल, पुनर्चक्रण। अगर हमने मान लो किसी वस्तु या किसी पदार्थ को एक बार काम में ले लिया तो अपन उसको दोबारा से भी काम में ले सकते हैं, दोबारा से उसका पुनर्चक्रण हो सकता है। जैसे अपने घर में प्लास्टिक की कुर्सी है, वो प्लास्टिक की कुर्सी अपने गलती से अपने से टूट जाती है, टूटने के बाद कबाड़ी वाले को बेच दी जाती है, लेकिन कबाड़ी वाला उसको प्लास्टिक की फैक्ट्री में पहुंचा देगा और वहां पे उस प्लास्टिक को पिघलाकर उससे दूसरी कोई प्लास्टिक की नई वस्तु तैयार कर ली जाती है, अर्थात उसका पुनर्चक्रण हो जाता है। थर्ड नंबर है रीयूज, पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब है कि हम किसी वस्तु को यदि एक बार उपयोग में कर लिए तो दोबारा से भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने कोई डिब्बाबंद सामग्री खरीदी बाजार से, जैसे बाजार के अंदर मैंने एक डिब्बे के अंदर क्या खरीद लिया, उस डिब्बे के अंदर कोई अच्छा सा तेल या कोई प्रोडक्ट ले लिया,
अब मैंने उस डिब्बे में जो सामग्री थी उसको तो मैंने काम ले लिया, लेकिन मैंने डिब्बे को अपशिष्ट समझकर क्या कर दिया, फेंक दिया। लेकिन मैं चाहूँ तो उस डिब्बे के अंदर कोई घर में कोई तेल, चीनी, चाय कुछ भी डाल के रख सकता हूँ। अतः हमें किसी वस्तु को एक बार उपयोग लेने के बाद उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। और वस्तु को अगर एक बार अगर अपन काम में ले लिए, अगर वो वस्तु खराब हो जाती है तो पुनर्चक्रण भी उसका हो सकता है, और हमें संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और नंबर 4 के ऊपर आपकी आती है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों बताओ, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के कितने तरीके हैं? तो आप बताओगे 4। पहला तरीका क्या है, भूमि भराव। दूसरा क्या है, भस्मीकरण। तीसरा क्या है, पुनर्चक्रण तरीके। और चौथा आपका हो गया रासायनिक क्रिया। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल बताना है रासायनिक क्रिया में कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थों को दोबारा से उपयोग में लिया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को दोबारा से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो बताओ, अपना ये टॉपिक क्लियर हो गया। अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके कितने पढ़ लिए अपन ने? चारों। पहला भूमि भराव पढ़ लिया, दूसरा भस्मीकरण पढ़ लिया, तीसरा पुनर्चक्रण तरीके हो गए, और चौथा अपना हो गया रासायनिक क्रिया। अब प्यारे विद्यार्थियों कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के अन्य तरीके, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के अन्य तरीकों से मतलब ये हो गया कि और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, पहला तरीका क्या होगा कि पशुओं जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के या पशु जो होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं, पशु पक्षियों का जो रक्त होता है, इनका मांस होता है, इनकी हड्डियां होती है, हड्डियां। पहला तरीका, पशु पक्षियों के पंख, रक्त, मांस, हड्डियां आदियों को पकाकर इनसे चर्बी प्राप्त की जाती है। पशुओं के, पक्षियों के पंख, रक्त, मांस, हड्डियां आदि को पकाकर इनसे क्या प्राप्त की जाती है, चर्बी। और इस चर्बी का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है। तो अन्य तरीकों में अगर मान लो रक्त, मांस, हड्डियां अगर इधर उधर फेंकेंगे तो ये अपशिष्ट पदार्थ में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो अतः पशु पक्षियों के पंख, रक्त, मांस, हड्डियां आदि को पकाकर इनसे चर्बी प्राप्त की जाती है, और इस चर्बी का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। नंबर 2 तरीका, नगरों से निकलने वाला दूषित जल। नगरों से निकलने वाला जो दूषित जल है, इसको नगर से दूर कहीं एकत्रित करना चाहिए, और वहां से इसका क्या करना चाहिए, शुद्धिकरण, इसका फिल्ट्रेशन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, और शुद्धिकरण के बाद इस जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो ये अन्य तरीकों में दूसरा तरीका आ गया कि जो बड़े बड़े नगरों से, जो नालियों में जो दूषित जल जो होता है, उसको नगरों से दूर एकत्रित करना चाहिए, और वहां से इसका शुद्धिकरण करने के पश्चात इसका पुनः उपयोग में लेना चाहिए। नंबर 3, प्यारे विद्यार्थी, जो ठोस कचरा होता है, जो कचरा, पर लिक्विड कचरे की बात नहीं करें, ठोस कचरा जैसे कागज वगैरह है, सड़े गले पादप है, कागज है, गत्ते है, प्लास्टिक है। तो ठोस कचरे को विभिन्न तकनीकों के द्वारा, ठोस कचरे के द्वारा ईंटें बनाई जाती हैं, और इन ईंटों का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। आजकल प्यारे विद्यार्थियों कई देशों के अंदर अपशिष्ट के प्रबंधन की अनेक तकनीकियां हैं, जिसमें वो देश क्या करते हैं, इस कचरे को, ठोस कचरे को एकत्रित करके और विभिन्न तकनीकों के द्वारा इनको ईंटों में परिवर्तित कर देते हैं, और इन ईंटों का उपयोग भवन निर्माण में कर लिया जाता है। तो कचरे का भी निपटारा हो जाएगा, और भवन निर्माण में भी ये कचरा काम आ जाता है। इसी प्रकार यदि अपन आगे चले, नंबर 4 के ऊपर जो बड़े जो विकसित देश है, बड़े या जो विकसित जो डेवलप जो कंट्री होती है, इनको जो छोटे या जो मतलब विकासशील देश है, तो विकासशील देशों को विकसित देशों के द्वारा वो सभी तकनीकें देनी चाहिए जिनसे अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किया जा सके। जैसे अमेरिका एक विकसित देश है, भारत एक विकासशील देश है, तो अमेरिका के पास जो भी अपशिष्ट पदार्थों की जो भी तकनीकें हैं,
वो सभी यदि भारत को दी जाएगी तो भारत के अंदर भी अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन उचित रूप से किया जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में बहुत कमी आएगी। तो सीधा सा पॉइंट बन गया कि विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को वे सभी तकनीकें प्रदान करनी चाहिए जिनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किया जा सके। और नंबर 5 के ऊपर भाई अपन ये बताएंगे कि अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन ये कोई आपकी या मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अपन को ये कहना है कि अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन एक साझी विरासत है। सभी लोगों का इसमें मिलजुल कर योगदान होना चाहिए। इसमें सरकारी तंत्र भी होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, इसमें निजी संस्थानें भी सम्मिलित होनी चाहिए, इसमें आम नागरिकों का भी सहयोग होना चाहिए। तो सभी लोगों के सामूहिक कार्यों के कारण ही अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जाकर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। 13वां चैप्टर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 3 अंक का निर्धारित चैप्टर है जिसका नाम है अपशिष्ट एवं प्रबंधन। अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन ने देखा था कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। सेकंड नंबर पे अपन ने देखा अपशिष्ट के प्रकार देख लिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे अपन ने देखा था अपशिष्ट के स्रोत। नंबर 4 पे अपशिष्ट से होने वाली हानियां या नुकसान। आज 5वां पॉइंट पढ़ा था अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन जिसमें शिवरामन समिति के सुझाव देखे। अगला पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा है अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के तरीके, जिनमें 4 तरीके अपन ने पढ़े थे, भूमि भराव, भस्मीकरण, इसके अलावा अपन ने पढ़ा था पुनर्चक्रण तरीके, चौथा पढ़ा था रासायनिक क्रिया और अंतिम बिंदु इस पाठ का पढ़ा था अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के अन्य तरीके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ और वो चैप्टर आपका होगा अगला 13वें पार्ट से, अगला 12वें पार्ट से अगला लेसन जो आपका होगा वो 13वां होगा, पादपोर जंतुओं का आर्थिक महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये 5 अंक का निर्धारित चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, 13वें चैप्टर के साथ जिसका नाम है पादपोर जंतुओं का आर्थिक महत्व। थैंक यू, धन्यवाद।